स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में सेकंड चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बच्चों, आज अपना लेक्चर 9 है और हम वापस से आज मेहनत करने वाले हैं और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बच्चों हम लोग इस चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस। तो सब लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है ये क्या है, ये हम सब सीख चुके हैं। बारी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, यानी कि प्रैक्टिस करने की। तो बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए ही ये क्लासेस लगी हुई हैं आपकी। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो हम लोग वापस से आज शुरू करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप देखिएगा, साथ ही साथ अप्रोच जगाइएगा अपने अंदर कि आप लोग खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। मेरे बताने के पहले ही आप दिमाग लगा पाओ कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता है। कह रहा है एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसको हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि एक हमारे पास 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित कर रहे हैं। तो किसको त्वरित करने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम, हमने 2 kg वाले को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित किया था, इसमें तो एक्सलरेशन ज्यादा है। मैम 4 kg वाले में तो ओनली एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक्सलरेट करने में अपने को ज्यादा बल लगाना पड़ा होगा। बच्चों, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते हो। उसका रीजन क्या है बेटा जी, दोनों के ही द्रव्यमान अलग अलग हैं। अगर दोनों ही वस्तुएं 2 किलोग्राम की होती तो हम कह सकते थे कि जिसमें एक्सलरेशन ज्यादा उसमें अपने को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से पहले थोड़ा समझिएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियमानुसार बच्चों, F बराबर होता है m इंटू ए। F बराबर होता है ma। यानी कि बच्चों, अगर आपको किसी भी बड़ी वस्तु को खिसकाना है या फिर अगर उसको धक्का देना है, खींचना है, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। हाथी को धक्का लगाने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। छोटा सा चूहा होगा, खरगोश होगा, तो उसको धक्का लगाने में अपने को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर किसी को बहुत तेजी भगाना है तब भी अपने को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। साइकिल को बहुत तेज दौड़ाना चाहते हो, अपने को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर किसी चीज को कम एक्सलरेट करना है, यानी कम गति करवानी है, तो आपको फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ेगा। यानी कि बच्चों, जो फोर्स है वो द्रव्यमान और एक्सलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि भाई बहन, है ना। मतलब कि द्रव्यमान ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, द्रव्यमान कम तो फोर्स कम, एक्सलरेशन ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, एक्सलरेशन कम तो फोर्स कम। ठीक है, जैसे ये बदलेगा वैसे यही बदलेगा। ठीक है, ये मतलब होता है अनुक्रमानुपाती का। अब यहाँ पर बेटा जी, द्रव्यमान भी दोनों के अलग हैं और दोनों ही अलग अलग एक्सलरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं ऐसे ही नहीं बता सकते हैं फोर्स। हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ही F बराबर ma निकाल लेंगे और दोनों के लिए बच्चों देख लेंगे भाई फोर्स की वैल्यू किस में ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक है हमारे पास 2 kg की वस्तु, तो एक है हमारे पास 2 kg की वस्तु और एक है हमारे पास 4 kg वाली। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली वस्तु है ये, पहली वस्तु तो लिख लो m1, यानी कि m1 मतलब क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान। m से क्या दर्शाते हैं, द्रव्यमान को दर्शाते हैं। ठीक है, पहली वस्तु को हम एक्सलरेट कर रहे हैं 5 से, यानी कि a1 कितना है 5,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, दूसरी वस्तु कितने से एक्सेलरेट कर रहे हैं? 2 से, यानी कि A2 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो देखते हैं फोर्स ज्यादा किसमें होगा। तो पहली वस्तु के लिए लगा दो F1 बराबर M1 इंटू A1, दूसरे के लिए लगा दो F2 बराबर M2 इंटू A2। ठीक है, हम लोग फिर बाद में कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, सिंपल सी बात है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो M1 कितना है? M1 है 2 किलोग्राम, A1 कितना है? 5, यानी कितना आ गया? F1 आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, F2 कितना आएगा? M कितना है? M2 कितना है? 4, A2 कितना है? 2, यानी कि F2 हमारे पास आ गया 8 न्यूटन। अब हम लोग देख सकते हैं भाई 10 न्यूटन बड़ा होता है और 8 न्यूटन छोटा होता है, इसका मतलब क्या है? F1 ग्रेटर है F2 से। इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कि, आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखेंगे हम कि 2 किलोग्राम वस्तु को, यहां लिख लेना 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का ना, पूरा लिख लेना। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भाई हमें ये भी बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, तो ये बात हमने जो है सॉल्व कर लिया बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बाकी है आसान। इसको ये भी एक बार पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, कह रहा है ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकेंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो कार में कुछ लोग बैठे होंगे और जो टोटल मास है वो कितना है? 1000 केजी है। अब कह रहा है कि ये बताओ कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग, कार को कितना फोर्स लगाकर रोकेंगे। बच्चों यार ब्रेक, अच्छा आप देखो, हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं। बच्चों बेसिकली क्या है, जो ब्रेक है वो क्या करता है? वो जो है बच्चों क्या है? बल लगाता है ना, पहियों पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाता है, तभी बेटा पहिए क्या होता है? रुक जाते हैं। ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो कार की क्या है? कार चल रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या ज्ञात है हमें। तो हमारी कार का प्रारंभिक वेग हमें पता है कि जो हमारी कार है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। बच्चों इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है समय दिया गया है सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो इंटू 5/18। ठीक है, ठीक है, आ गया। सॉल्व कर लो इसको। 2 × 18, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8। ठीक है, 9 × 6 = 54। यहां से बेटा जी आ गया u बराबर 5 × 6 = 30, है ना। सीधे आप लोग सीधे जो है देख सकते थे 18 × 6 = 108 कर सकते थे। ठीक है, गलत तो नहीं आ रहा यार? 18 × 6 = 108 होता है। हाँ, 8 × 6 = 48। हाँ सही है ना, टेबल ही भूल गई हूँ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया? u बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई है? u की वैल्यू आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब कह रहा है कि जो हमारी कार है वो रुकने में 4 सेकेंड का समय ले रही है, यानी बच्चों समय कितना है, 4 सेकेंड है। अच्छा बेटा जी हमारी कार क्या हो रही है, रुक रही है, इसका मतलब क्या है, कार का बेटा अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ये बच्चों जो है इसमें भी कुछ भी दो राहें नहीं है। फिर से सुनो, कह रहा है क्वेश्चन कि हमारी कोई कार है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और हमारी कार का जो टोटल वेट है वो 1000 किलोग्राम है। हमारी कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो कह रहा है कि जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक, अब एकदम से ब्रेक लगाया एकदम से तो नहीं रुकेगी, तो कार रुकी है लेकिन 4 सेकेंड के बाद रुकी है। कह रहा है कि ये बताओ तुमने कितना बल लगाया होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमारी कार इस स्पीड से जा रही थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रही थी। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमने क्या किया, 5 मीटर 18 का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर बच्चों क्या दिया हुआ है, समय दिया है कि हमारी कार 4 सेकेंड बाद रुकती है, और कह रहा है, और बच्चों हमें पता है कि हमारी कार रुक रही है, इसका मतलब क्या है, कार का अंतिम वेग बच्चों 0 है। कार का अंतिम वेग कितना है बेटा, 0 है, 0 है, ठीक है। अब बच्चों ये चीज तो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई थी, और तुम्हें क्या दिया है, और हमें दिया गया है कुल टोटल द्रव्यमान दिया गया है 1000 किलोग्राम, ठीक है। हमें बल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ब्रेक लगाए जाने के बाद, ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल, ठीक है। यार बच्चों देखो, हमें पता है कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, या फिर तो आप संवेग अम्वेग निकालो, संवेग में परिवर्तन दर, कि भाई आप वो भी कर सकते हो कि आप F बराबर क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो mv माइनस mu अपॉन t कर सकते हो, भाई अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। तो बच्चों ये तो वही बात आ गई ना भाई, आप अगर m यहाँ से कॉमन लोगे तो फिर वही बात आ गई, m कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा v माइनस u अपॉन t, और इसको तो हम a लिख ही सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधे लगाते हैं F बराबर m। और अब बच्चों कैलकुलेशन भी आसान पड़ती है। अब बेटा जी हमारे पास a तो पता नहीं है भाई, a तो हमें दिया नहीं है, अगर a दिया होता तो हम सीधे यहाँ पर पुट कर देते और अपना आंसर निकाल लेते। अब बच्चों हम क्या करेंगे, a को निकाल लेंगे। a निकालना आसान है बच्चों, a की बेटा कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हमें पता है a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग कितना है बेटा, तो अंतिम वेग दिया हुआ है 0, तो 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, प्रारंभिक वेग है 30 माइनस 30, और समय कितना है, समय दिया गया है 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड। इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 30 अपॉन 4, या इसको और सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 15 बटे 2 है ना, माइनस का 15/2। मैं इसको ऐसे ही लिख दे रही हूँ, a बराबर आ गया माइनस का 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ F बराबर ma, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, F बराबर ma लिख दो, सूत्र में मान रखने पर द्रव्यमान बच्चों कितना है, द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम का, तो 1000 गुणे a कितना है, माइनस का 15/2 है, 2 से कट गया, कितना आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, और बच्चों कितना होता है, 15 पना 75 होता है, माइनस का 7500 न्यूटन, है ना। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया बल, क्या आ गया, ये हमारे पास बल आ गया। अच्छा आप देख सकते हो कि ए निगेटिव है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऋणात्मक एक्सलरेशन है। अच्छा बच्चों खुद बताओ तुम, जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो तो बेटा जी क्या होता है, हमारी जो गाड़ी है उसका वेग समय के साथ घट रहा होता है। जैसे ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी कुछ देर बाद रुक जाती है, रुके कब, जब उसका वेग घटेगा, और जब वेग घटता है तो बच्चों क्या आता है, ऋणात्मक त्वरण आता है। अच्छा एक बच्चों चीज और है, देखो माइनस का 7500 न्यूटन, बच्चों नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पर लिख भी लो, है ना, आप लिख लीजिए ऋणात्मक चिन्ह
यह दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगा है। विपरीत दिशा में लगा है, सही है। तो यहां से बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे पास F बराबर आ चुका है माइनस का 7500 न्यूटन, मतलब बेसिकली बल का जो मान है वो है 7500। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि भाई जो बल है वो क्या कर रहा है, गाड़ी के आने की विपरीत दिशा में। और ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, गति की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही सॉल्व किया है कि बच्चों हमारे पास प्रारंभिक वेग था, हमारे पास अंतिम वेग था, समय हमें दिया हुआ था, इनकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, इनकी सहायता से हमने एक्सलरेशन निकाल लिया। ठीक है, हमसे बल पूछा गया था, तो बच्चों ब्रेक के द्वारा जो लगाया गया बल है उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया F बराबर ma। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया, A पहले ही निकाल लिया था, तो बच्चों उस A की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। सही है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आसान था, आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को जो है अपनी पिछली क्लास में प्रैक्टिस किए थे। बच्चों चल रहे हैं एक और अच्छे मजेदार क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। बच्चों बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यानी कि जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था बच्चों उनके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल है, ठीक है, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू दी है 5 न्यूटन। ठीक है, तो कह रहा है यह बल किसी द्रव्यमान m1, कोई एक वस्तु होगी जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, उस वस्तु को जब उस वस्तु पर हमने 5 न्यूटन का बल अप्लाई किया तो क्या हुआ, उस वस्तु में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आ गया। अब कह रहा है कि यही हमने 5 न्यूटन, सेम 5 न्यूटन किसी दूसरी वस्तु पर, है ना, किसी दूसरी, उसका द्रव्यमान ही अपने को पता है, जब उस दूसरी वस्तु पर अप्लाई किया तो कह रहा है उसमें एक्सलरेशन आ गया 20 का, यही सेम 5 न्यूटन का। कह रहा है अगर हम दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दें, यानी कि जो दोनों वस्तुएं हैं अगर उनको एक साथ जोड़ दें तो बताओ इसी बल के द्वारा क्या एक्सलरेशन उत्पन्न होगा। आप इसको थोड़ा ऐसे समझो। तो सपोज करो हमारे पास कोई नीली वस्तु है, ठीक है, और एक ले लेते हैं पीली, आपको दिख जानी चाहिए वैसे, एक नीली है और एक पीली वस्तु है। ठीक है, नीली पीली थोड़ा सही लग रहा था तो नीली पीली का थोड़ा राइम बैठ रहा तो मैंने नीली पीली ले ली। ठीक है, तो अब बच्चों हम जो 5 न्यूटन, जब हम ये 5 न्यूटन नीली वस्तु पर लगा रहे हैं तो इसमें एक्सलरेशन उत्पन्न हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, जब हम सेम यही 5 न्यूटन का बल अपनी पीली वस्तु पर लगा रहे हैं तो बेटा जी एक्सलरेशन उत्पन्न हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर तुम नीली और पीली को जोड़ दो साथ में, अगर तुम नीली और पीली को एक साथ बांध दो और फिर यही 5 न्यूटन का बल लगाओ और फिर यही 5 न्यूटन का बल लगाओ तो अब जो है एक्सलरेशन कितना उत्पन्न होगा। दिमाग दौड़ाओ अपना, कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला हिंट है, F बराबर ma ही काम आएगा। ठीक है, अच्छा आपको कि ठीक है मैम F बराबर ma आएगा तो यहां पर हम F बराबर ma लगा देंगे। ठीक है, तो हमें यही तो निकालना ना, बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर हम दोनों वस्तुओं को जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, मान लो नीली वाली का द्रव्यमान है m1, पीली वाली का द्रव्यमान है m2। ठीक है, अगर हम m1 और m2 को अगर आपस में जोड़ दें तब बताओ एक्सलरेशन कितना उत्पन्न होगा जब हम यही 5 न्यूटन का धक्का दे रहे होंगे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है, हम यही लगा देंगे, F बराबर ma लगा देंगे। ठीक है,
F की वैल्यू 5 है, द्रव्यमान कितना है, नीली प्लस पीली वस्तु का द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन भी ज्ञात करना है। लो, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, यहां पर तो तुम आके फंस गए, यहां पर तो आप आके फंस गए, क्योंकि ना तो आपको M1 पता है ना ही आपको M2 पता है। अगर ये पता होते तो हम आराम से निकाल लेते, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अब हम क्या करेंगे, पहले हम M1 M2 निकालेंगे। बच्चों M1 M2 निकालना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो जरा, यहां लिख लो अपना बच्चों, F तो वही है, सब में सेम लग रहा, तो हम F सेम ले रहे हैं, ठीक है। F बराबर M1 इंटू A1। यार देखो, द्रव्यमान अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, द्रव्यमान अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन फोर्स बच्चों वही 5 न्यूटन है। तो मैं यहाँ पर F बराबर M1 इंटू A1 ही ले रही हूं, तो कॉन्फ्यूज मत होना। F कितना है, 5 है, M1 निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है, 10 का है। तो बच्चों क्या होगा, M1 बराबर आ जाएगा 5/10, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी बच्चों क्या आ गया, M1 बराबर आ गया 1/2 किलोग्राम, ठीक है, 1/2 किलोग्राम आ गया, ठीक है। पहली वस्तु आधा किलो की होगी, ठीक है। जरा दूसरी वस्तु को देखो, F बराबर M2 इंटू A2, 5 M2 निकालना है, A2 कितनी है 20, यानी कितना आ गया 5/20 बराबर M2, तो 5 एकम 5, 5 को 20, M2 बराबर कितना आ गया 1/4 किलोग्राम, ठीक है। यानी बच्चों ये तो उसकी उससे भी आधी है, ठीक बच्चों, ये तो उससे भी आधी है, ठीक है। अब बच्चों देखो हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों आसान हो गया हमारे लिए। M1 हमें पता है कि M1 है आधा किलो की, M2 है 1/4 किलो की। अब दोनों वस्तुओं को अगर हम जोड़ दें, अगर अब हमने दोनों वस्तुओं को जोड़ा और अगर हम वही 5 न्यूटन का बल अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं अपना एक्सेलरेशन कितना आता है। देखो बच्चों आप तो सॉल्व कर लेंगे। 5 M1 कितना है 1/2, M2 कितना है 1/4, एक्सेलरेशन ज्ञात करना है 5, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 एकम 4 होता है, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया 5 बराबर 3/4 इंटू ए, 4 यहां पर गया तो कितना आ गया, ये बच्चों आ गया 5 को 20, 20 बराबर 3A, तो A बराबर क्या आ गया 20/3 आ गया, यानी बच्चों कितना आ जाएगा 18 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। यानी बच्चों एक्सेलरेशन कितना आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी वही हम अगर 5 न्यूटन का बल दोनों वस्तुओं को जोड़ करके लगाएं तब एक्सेलरेशन कितना होगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई हम 5 न्यूटन का बल जो है किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, ठीक है, वही 5 न्यूटन का बल किसी दूसरी वस्तु पर लगा रहे हैं। जब पहली वस्तु पर लगाते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है 10 का, जब दूसरी वस्तु पर लगाते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है 20 का। अगर हम इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दें तब कितना एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें निकालना था ये ए, जब हमने दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया। तो यार इस ए को निकालने के लिए हमें M1 M2 पता होने चाहिए कि दोनों वस्तुएं थी कितने कितने द्रव्यमान की। तो बच्चों हमने क्या किया, M1 निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से F बराबर ma लगाया, यहाँ पर F बराबर ma लगाया, तो यहाँ से M1 आया 1/2 kg, यहाँ से M1 आ गया बेटा जी अपना 1/4 kg। दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये अपना एलसीएम आ गया 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3/4 आया बच्चों, 4 को उधर भेजा तो 5 को 20 जो है बच्चों 3 नीचे आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो क्या हुआ, यहाँ से आ गया 20/3 जब तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम दोनों वस्तुओं को जोड़ दोगे आपस में, इनका द्रव्यमान अगर जोड़ दोगे तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा 6.67 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, यानी कि हमारी कोई वस्तु है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी असंतुलित बल नहीं लग रहा है, तो क्या वह वस्तु अशून्य वेग से गति करेगी। अशून्य वेग मतलब क्या है कि वह वस्तु गति करे, अशून्य मतलब क्या है कि उसका वेग 0 नहीं होगा। अगर देखो वेग 0 मतलब क्या है, वस्तु रुकी हुई है, ठीक है। और अगर बच्चों
अगर वेग 0 नहीं है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, वस्तु गति कर रही है, तो कह रहा है तो क्या यह संभव है, अगर हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि देखो न्यूटन साहब का पहला नियम यही है, अगर किसी वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल नहीं कार्य करता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी वस्तु कभी भी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगी, यानी कभी उसमें वेग नहीं आ पाएगा। तो अगर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करते हैं और उसको मानते हैं तो फिर तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमारी वस्तु क्या कर रही होगी, हमारी वस्तु का जो गति है वो कैसी होगी, हमारी वस्तु की जो गति है वो हो ही नहीं रही होगी, यानी कि हमारी जो वस्तु है वो शून्य वेग से गति करे, यानी कि शून्य मतलब क्या है कि वस्तु चल ही नहीं रही होगी। ठीक है, पहली बात है ना। अब आप कहोगे हाँ मैडम ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको बच्चों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, पहले तो यहाँ पर हम पहले आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगी कि हाँ कोई वस्तु पर, या किसी वस्तु लिख लो ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, लिखो हाँ यदि किसी वस्तु पर बाह्य असंतुलित बल शून्य है तब भी वह वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वर्षा की बूंदें। ठीक है, तो जब बच्चों वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं तो बच्चों उस टाइम पर क्या होता है बेटा, देखो वर्षा की बेटा बूंदें नीचे क्यों गिर रही होती हैं, ये अपने भार के कारण नीचे आ रही होती हैं। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, है ना, गुरुत्वीय त्वरण की बेटा वजह से क्या होता है, ये वस्तुएं त्वरण के कारण नीचे की ओर गति कर रही होती हैं, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे गति कर रही होती है। बच्चों इनमें क्या होता है, जब बेटा जी हमारे पानी की बूंद नीचे आ रही है तो होता क्या है कि जो हमारी वायु है ना, तो बेटा वायु इन बूंदों को ऊपर की ओर धक्का देती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वायु क्या कर रही है, वायु बूंद पर ऊपर की ओर बल लगाती है। बेटा वो बल होता है उत्प्लावन बल, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि वायु के द्वारा लगाया गया बल है ना, और बच्चों जो हमारी बूंद का भार है ना बच्चों, ये क्या हो, देखो बेटा जी भार क्या है बेटा, एक प्रकार का बल ही है ना बच्चों, ये क्या है, गुरुत्व बल है, कह सकते हैं बेटा। भार क्या होता है, आप लोग बेटा गुरुत्वाकर्षण बेटा आराम से पढ़ोगे चल करके, यानी बच्चों क्या है, गुरुत्व बल क्या है बेटा जी, आपस में बराबर बैलेंस हो जाते हैं। यानी बच्चों क्या हुआ कि हमारी जो बूंद है वो अपने भार की वजह से नीचे आ रही है और इस बूंद पर ऊपर की ओर वायु बल लगा, तो बच्चों होता क्या है कि ये दोनों बल आपस में संतुलित हो जाते हैं, यानी बच्चों ये क्या हो गए, आपस में बल क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब देखो बेटा जी यहाँ पर संतुलित बल है ना, यहाँ पर बेटा जी क्या है, संतुलित बल है, कोई असंतुलित बल नहीं है, बट फिर भी हमारी बूंद कैसे नीचे आ जाती है, जबकि हमने पढ़ा था अगर संतुलित बल कार्य कर रहे होंगे
है ना। अगर संतुलित बल कार्य कर रहे होंगे तब ये संभव नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये संभव कैसे हो पाया? बच्चों ये संभव हो पाया गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो बच्चों हाँ, अगर जो है कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं कार्य कर रहा है, फिर भी हमारी जो वर्षा की बूंद है वो नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर गति कर रही है ना। एक समान गति से बेटा नीचे की ओर गति कर रही है, ठीक है। तो बच्चों अपने को ये भी एग्जाम्पल, एक्सेप्शन केस है ये, है ना, एक्सेप्शन केस है कि भाई हम जो है असंतुलित बल नहीं लगा रहे हैं बट फिर भी क्या हो रहा है, गति हो रही है। यानी बच्चों क्या है, वेग अशून्य है। अशून्य मतलब क्या है कि वो वस्तु गति कर रही है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, वस्तु गति कर रही है, ठीक है बच्चों। वस्तु गति कर रही है, क्यों कर रही है? गुरुत्वीय त्वरण की बेटा वजह से गति कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है यदि वह वस्तु एक ट्रक हो जो कि सड़क के किनारे खड़ा है, तो जब हमने उस पर बल आरोपित किया तो क्या हुआ, वो जो ट्रक था वो तो उसने गति करी ही नहीं, ट्रक ने तो गति करी ही नहीं, ठीक है। तो कह रहा है एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए जो ट्रक है वो गति नहीं कर रहा है। क्या लगता है वो बच्चा सही कह रहा है? वो कह रहा है कि मैडम आपने सिखाया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगर आप किसी एक वस्तु पर बल लगाते हो तो दूसरी वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है ना। तो वो कह रहा है कि भैया ट्रक खड़ा हुआ था रोड किनारे, हम गए उसके ऊपर बल लगाने, लेकिन जो ट्रक था वो तो चला ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम काम कर रहा है, इसलिए हमारा जो ट्रक है वो नहीं चल पाया। कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया बल ने क्या किया, दूसरे का प्रभाव नष्ट कर दिया, हमारा ट्रक नहीं चल पाया। तो बच्चों पहली बात तो ये कि पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या विद्यार्थी सही बोल रहा है। फिर कह रहा है अपने विचार को बता दें और कह रहा है बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हुआ, ट्रक क्यों नहीं चला। सोचो, तुम्हारे रोड के बाहर, तुम्हारे रोड पर किनारे कार खड़ी हुई है, जेसीबी खड़ी हुई है, तुम जाके धक्का मार के आते हो, जेसीबी नहीं चलती है। उसका रीजन है क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। क्या क्रिया प्रतिक्रिया नियम है? पहली बात तो बच्चों ये कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम यही होता है, अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया तो दूसरी वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, ठीक है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर ट्रक नहीं चला या कार नहीं चली, जेसीबी नहीं चली बेटा, उसका कारण यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। यानी बच्चों तो विद्यार्थी है बेटा, विद्यार्थी यहाँ पर गलत है, विद्यार्थी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी गलत क्यों है, उसका रीजन क्या है बच्चों? पहली चीज तो ये कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल, वह सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने जो है ट्रक पर बल लगाया तो ट्रक ने जो है उसी बल के जो है अपने ऊपर ही दूसरा बल लगा लिया, इसलिए आपस में कैंसिल आउट कर दिया, ऐसा नहीं है। तुमने ट्रक को धक्का दिया तो ट्रक ने तुम्हें धक्का दिया है, समझ रहे हो? अगर ट्रक खड़ा हुआ है तो अगर मैं ट्रक को धक्का दे रही हूं, मतलब क्या है, मतलब यह है कि ट्रक मुझे धक्का दे रहा है, ठीक है। वो चला क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये अंदर ही, ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही जो है गाल पे थप्पड़ मार रही हूँ, खुद ही दूसरे गाल पे थप्पड़ मार रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं किसी और पे थप्पड़ मार रही हूँ, कोई और मुझे थप्पड़ मार रहा है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं खुद के ही चाटे बरसा रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ट्रक क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उसका जड़त्व अधिक है बच्चों। दूसरी चीज हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर घर्षण बल भी कार्य कर रहा है, ठीक है। घर्षण बल और बेटा जी, घर्षण बल और जड़त्व की वजह से ट्रक नहीं चल पा रहा है, वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया बल का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है, अतः इसमें जड़त्व अधिक है, अतः इसमें जड़त्व अधिक होने के कारण ट्रक गतिशील नहीं हो पा रहा है, ट्रक गतिशील नहीं हो पा रहा है। सही है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की कोई गोली है, वो सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। तो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके के द्वारा गोली पर लगाए गए बल की भी परिमाण की गणना करिए। बच्चों ये हमारा कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक है, या मान लो कोई दीवार है। क्या है? मान लो कोई दीवार है। क्या है? मान लो कोई दीवार है, ठीक है। हमने क्या किया? दीवार पर गोली चलाई, ठीक, बुलेट फायर करी। हमने क्या किया? दीवार पर बुलेट फायर करी, ठीक है। तो अब होगा क्या? जो ये बुलेट है वो कह रहा है कि जो गोली है बेटा जी वो लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुकती है। यानी बच्चों दीवार के अंदर बेटा कुछ दूर जाकर के बेटा जी ये गोली रुक रही है ना। आप देखो ना बेटा गोलियां धंस जाती है ना। मान लो कोई बहुत दीवार है, आप दीवार पे फायरिंग कर रहे हो, है ना, या मान लो लकड़ी के गुटके पे फायरिंग कर रहे हो, तो बच्चों क्या होगा ये कि वहीं आगे दूर जाकर बेटा क्या होगा? थोड़ा सा नीचे कर, सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, सीधी रेखा में हमारी बुलेट गति कर रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है बच्चों। मतलब क्या है? जो ये बुलेट है दीवार के अंदर जाके धंस गई है, कुछ दूरी उसने तय करी है। अब कह रहा है ये बताओ कि गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी। यानी बच्चों हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, हमें एस की वैल्यू ज्ञात करनी। तो पहले यही काम कर लेते हैं, इसके बाद बल के बारे में बात करेंगे। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। अच्छा, गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? ये दिया हुआ है 10 ग्राम का। इसको चेंज कर लो भैया, किलोग्राम में चेंज कर लो। क्या आ जाएगा? 10/1000, यानी कितना आ जाएगा? 0.01 किलोग्राम, ठीक है, 0.01 किलोग्राम। और इसका प्रारंभिक वेग कितना है भाई? देखो गोली हमारी 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, लेकिन आगे जाकर के वो धंस गई है, रुक गई है, जाकर के कुछ दूरी तय करने के बाद वो रुक गई है। बच्चों मतलब यहाँ पर सीधा है कि अंतिम वेग कितना है? 0 है, अंतिम वेग 0 है। अब बच्चों कह रहा है कि समय कितना दिया बेटा? जो हमारी गोली है वो 0.03 सेकेंड के बाद धंस रही है जाकर, यानी कि रुक गई है जाकर के। अब कह रहा है कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी बच्चों हमें ज्ञात करनी है दूरी, ठीक है, हमें ज्ञात करनी है दूरी। अब आप बताओ दूरी को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हिंट है यहाँ पर गति के समीकरणों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रारंभिक वेग पता है, आपको अंतिम वेग पता है, समय पता है, दूरी ज्ञात करनी है। बताइए, चलो तीनों ही समीकरण देख लेते हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
अगर हम तीनों ही समीकरणों की बात करें तो तीनों ही समीकरणों में एक चीज तो है जो हमें चाहिए वो है ए, है ना, और एक्सेलरेशन हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ही पता करेंगे, और एक्सेलरेशन पता करना आसान है। अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है 150 और समय दिया गया है 0.03, है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 150 अपॉन 0.03, दशमलव हटाओ, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 3 पच्चे 15 हो गया और यहां से आ गया 5000, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। भाई गोली की रफ्तार है भाई, तभी तो लोग एकदम से मर जाते हैं जैसे तुम गोली फायर करते हो, है ना। a बराबर 5 माइनस का 5, नेगेटिव क्यों आया है कि गोली आगे जाकर के रुक गई है ना। गोली 150 मीटर पर सेकंड के धनधनाते हुए वेग से आई है, लेकिन आगे जाके रुक गई है, वेग उसका 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपना a क्या आया है, नेगेटिव आया है, एक्सेलरेशन ऋणात्मक आया है ना। अब क्या करोगे, अब जरा आ जाओ इक्वेशंस पे। यार देखो v बराबर u प्लस at से लगाने कोई फायदा है नहीं कि अपने को निकालना है s, और बच्चों यहां से s निकलेगा नहीं। अब चाहे आप इसको निकाल लो और चाहे आप इस समीकरण में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो अपने को समय पता ही है, एक्सेलरेशन पता ही है, प्रारंभिक वेग पता ही है, लेकिन बच्चों और जो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर v पता है आपको, u पता है, और बेटा जी आपको s निकालना है और a आपको पता चल चुका है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लगाऊंगी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। यहाँ पर समय का वर्ग करना पड़ेगा, पहले से ही वो दशमलव लगा हुआ है, 0.03 लगा हुआ, तो और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगी, क्योंकि देखो v अपना क्या है, 0 दिया हुआ है, अंतिम वेग 0 है, तो बच्चों आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। अंतिम वेग कितना है, 0 है, u कितना दिया हुआ है, तो u है अपना 150, तो u स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बेटा, तो हमारे पास a है माइनस का 5000 और s हमें निकालना है, सही है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इधर, तो ये हो गया माइनस का 150 इंटू 150, यहां से कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 आ गया, है ना। 10,000 माइनस का बेटा माइनस माइनस बेटा कैंसिल होता है, वैसे हमें पता है कि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये s बराबर आ जाएगा 150 इंटू 150 अपॉन 10,000 कर देना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। नीचे क्या बचेगा, 15 गुणे 15 बटे 100 बचेगा बराबर s। यहां से क्या कर लो सीधे बेटा, 15 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, तो 225 अपॉन 100 इक्वल्स टू s। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 2.25 बराबर s हो जाएगा, है ना। तो बेटा s बराबर कितना आ गया, 2.25 मीटर। बच्चों इसका मतलब क्या है, जो हमारी गोली है वो दीवार में 2.25 मीटर तक तो जाएगी, है ना, 2.25 मीटर तक तो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, रुक जाएगी वो, ठीक है। तो 2.25 मीटर तक ही चलेगी और बच्चों आगे जाकर के वो धंस जाएगी, सही है। बाकी बच्चों अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। भाई हमारी गोली रुकी क्यों है, क्योंकि गुटके ने बल लगाया है गोली के आने की विपरीत दिशा में। तो गोली जिधर आ रही थी बेटा, गुटके ने क्या किया है, उसको रोकने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर बच्चों रोकने की बेटा कोशिश करी बच्चों, इसका क्या ऑब्वियस बात है कि बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों बल कितना लगाना पड़ेगा, हम निकाल लेंगे F बराबर ma से। द्रव्यमान अपने पास कितना है, द्रव्यमान दिया गया है 0.01 kg, तो 0.01 a है 5000, यहां से F बराबर कितना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा 5000, 0.2 अंक बाद है, तो यहां से बल की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन, है ना। यानी बच्चों मतलब क्या है, यानी कि मतलब ये है कि 50 न्यूटन का बल अप्लाई किया होगा, 50 न्यूटन का बल अप्लाई किया होगा,
ठीक है। और बच्चों यहाँ से हमने निकाल लिया एफ की वैल्यू, आसान था, पहले निकाला एस, उसके बाद बच्चों हमने निकाला एफ। एस कैसे निकाला, सेकेंड इक्वेशन लगाई, और बच्चों सेकेंड इक्वेशन लगाने के लिए थर्ड इक्वेशन लगाई, और थर्ड इक्वेशन लगाने के बेटा हमने क्या किया, पहले ए की वैल्यू फाइंड करी है, ए की वैल्यू फाइंड करी, फिर थर्ड इक्वेशन लगाई, एस की वैल्यू फाइंड करी, फिर बच्चों हमने जो है एफ की वैल्यू फाइंड कर ली है 50 न्यूटन। सही है, तो बच्चों हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं। ठीक, तो बच्चों एक क्वेश्चन ये और है बेटा, इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को बेटा मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान भी है। इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है एक अग्निशमन कर्मचारी यानी बच्चों क्या है, फायर ब्रिगेड का जो वर्कर है, कह रहा है वो तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ को पकड़ने में कठिनाई पाता है, ऐसा क्यों। तो बच्चों देखो, कोई बेटा नली है जिससे बच्चों क्या हो रहा है, उस नली से बेटा जी क्या हो रहा है, बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, बहुत जो है बेटा जी प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है, तो उस नली को पकड़ना बेटा टफ क्यों होगा। उसका रीजन बच्चों ये है कि पानी पर बल लग रहा होगा आगे की ओर। तो बच्चों क्या होगा, जो पानी है बच्चों वो क्या करेगा, वो बल लगाएगा, उतने ही मात्रा में बल लगाएगा पीछे की ओर। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली कह सकते हैं बेटा जी जो नली है वो बल आरोपित कर रही होगी पानी पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, और बच्चों उसी के बदले में जो हमारा पानी है वो पीछे की ओर बल लगा रहा है, इसलिए बच्चों क्या होता है, उस नली को पकड़ना बहुत टफ होता है। ठीक है, जल्दी से क्विज करेंगे। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण है वो किस पर निर्भर करता है, लगने वाले बल के समानुपाती होता है, या वेग के समानुपाती होता है, या द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या जड़त्व के समानुपाती होता है। फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु क्या होती है, बल की दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो कह रहा है जो उत्पन्न त्वरण है वो क्या होगा। बेटा देखो, किसी वस्तु पर उतना ही एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा जितना आपने बल लगाया होगा, है ना। यानी बच्चों मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो बल के समानुपाती ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि लंबी कूदे खिलाड़ी जो है कुछ दूर दौड़ के आते हैं। उसका रीजन होता है कि वो क्या करते हैं, अपना गति का जड़त्व बढ़ाते हैं ताकि वो और जो है ऊंचाई तक कूद पाए। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज करी हुई है, क्वेश्चंस करे हुए हैं। बेटा जी अगली क्लास में हम वापस से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।